हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन की सीरीज में अभी तक हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो किया था और इलेक्ट्रोड विभव हाफ सेल रिएक्शंस के बारे में जाना था। दूसरे लेक्चर में हमने जाना कि सेल क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में सीखी। और वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। हम क्या बात करेंगे, ईएमएफ, और क्या बात करेंगे, सेल पोटेंशियल। इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और हम आज के लेक्चर में सेल नोटेशन भी सीखेंगे, ठीक है। कोई भी आपका गैल्वेनिक सेल है, कोई आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल है, तो उसको लिखने की विधि, उसको कैसे लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पूर्ण अभिक्रिया कैसे निकालेंगे, और यदि कोई पूर्ण रेडॉक्स दी गई है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है, तो उससे गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले इस लेक्चर को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर से जुड़ सकें, ठीक। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपने पिछले लेक्चर अभी तक कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, और यदि किए हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कोई समस्या आ रही है, वो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेल नोटेशन। सेल नोटेशन क्या कहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। कोई कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है, पूर्ण सेल अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, या पूर्ण रिडॉक्स अभिक्रिया दी गई है, उससे हम सेल को कैसे लिखेंगे, और यदि सेल दिया गया है तो उससे हम रिडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों चीज़ों को हमें सीखना है, ठीक है। तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेलों को शॉर्ट में लिखने के लिए IUPAC ने कुछ नियम बनाए हैं। इस नियम को ही हम सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं या वोल्टाइक सेल होते हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया वो गैल्वेनी ने बनाया, वोल्टा ने बनाया दूसरा सेल, ठीक। तो उन्हीं के नाम पे हमने उसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल नाम दे दिया। तो यदि हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई रिडॉक्स रिएक्शन को सेल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, सेल के रूप में लिखना है, तो उसके लिए कुछ नियम है। उन्हीं नियमों के आधार पर ही हम उसको लिखते हैं। तो उन नियमों की चर्चा हम कर लेते हैं। पहला क्या है नियम, कि जो एनोड होगा, क्या होगा, एनोड, उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। कहाँ की ओर लिखेंगे, बाईं ओर। और जो कैथोड होगा उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, दाहिनी ओर लिखेंगे। पहला नियम आपको समझ में आ गई बात। पहला नियम क्या कह रहा है कि एनोड को हमेशा कहाँ की ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, और कैथोड को कहाँ लिखते हैं, हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। एनोड क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है,
यानी कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसको एनोड बनाएंगे और उसको लिखेंगे बाईं ओर, और जो अपचयन वाला पार्ट है उसको हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे और उसको लिखेंगे किस ओर, दाहिनी ओर। जैसे सपोज करो हमने एक अभिक्रिया ले ली Zn डबल पॉजिटिव, हमने ले लिया कॉपर डबल पॉजिटिव, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हमने लिया जिंक प्लस कॉपर डबल पॉजिटिव से क्या बन गया, जिंक डबल पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है, जिंक से क्या बन गया, जिंक डबल पॉजिटिव, ये है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। तो इसको बनाएंगे एनोड, कहाँ क्या बनाएंगे इसको, एनोड। तो इसको लिखेंगे जिंक, और अभिक्रिया को एक डंडे से लिखते हैं, किसके द्वारा, एक डंडे से, और उसमें लिखेंगे जिंक डबल पॉजिटिव, ठीक। और इसको बनाएंगे कॉपर वाले में क्या हुआ, अपचयन, तो इसको बनाएंगे कैथोड। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको भाई क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या बना, Cu डबल पॉजिटिव से क्या बन गया, कॉपर। तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्लियर बात। तो ऑक्सीडेशन को इस ओर लिखेंगे, ठीक है, और रिडक्शन को इस ओर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन कहलाएगा एनोड, किस ओर लिखा जाएगा, बाईं ओर, और अपचयन क्या कहलाएगा, कैथोड, किस ओर लिखा जाएगा, दाहिनी ओर, ठीक है। और इन दोनों सबके क्या लिखते हैं हम, फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं। धातु इलेक्ट्रोड होंगे, विद्युत अपघट्ट होंगे, और उनके बीच क्या करते हैं, एक खड़ी रेखा, जो अब ये बताया, ये क्या करता है, इन दोनों को अलग, इसकी फिजिकल स्टेट्स को अलग करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जिंक कैसा होगा, ये सॉलिड होगा, तो सॉलिड लिख देंगे। अब ये हमने लाइन खींच दी, इसका मतलब ये जिंक और ये Zn डबल पॉजिटिव अलग अलग है। तो Zn डबल पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे, इक्वस कंडीशन में हो जाएगा, जलीय में। तो ये हो गया। कॉपर की बात करें तो एक हो गया कॉपर डबल पॉजिटिव, क्या हो गया ये, कॉपर डबल पॉजिटिव, ठीक। एक लाइन, ये कैसा हो जाएगा, इक्वस हो जाएगा, लाइन खींच दी, क्या हो जाएगा, कॉपर, और ये हो जाएगा सॉलिड। इस प्रकार से हम इसकी प्रावस्था भी लिखेंगे, यानी कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन अपचयन नहीं लिखना है, उनकी प्रावस्थाएं भी लिखनी है। एनोड किस ओर जाएगा, बाईं ओर, कैथोड किस ओर जाएगा, दाहिनी ओर, ठीक है। धातु और धातु आयनों के बीच, या कहें इलेक्ट्रोड और विलयन, ये हो गया इलेक्ट्रोड जिंक का, Zn डबल पॉजिटिव हो गया विलयन। तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच अलग करने के लिए खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं। और लवण ब्रिज, लवण सेतु होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, उसको दर्शाने के लिए दो लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो खड़ी लाइनों का प्रयोग करते हैं। सॉल्ट ब्रिज को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, दो खड़ी लाइनें, दो खड़ी समांतर लाइनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, एनोड इधर आएगा, ठीक है, दो खड़ी लाइनें आएंगी, और इधर क्या आ जाएगा, कैथोड आएगा, ठीक है। या हम कहें इधर क्या होगा, ऑक्सीकरण वाला लिखा जाएगा, ठीक है, दो खड़ी लाइनें होंगी जिसको हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज, और इधर क्या लिखा जाएगा, अपचयन वाला भाग लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम सेल को नोटिस करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, आयनों की सांद्रताओं को, ठीक है, उनके दाब को, उनकी अवस्थाओं को, सबको लिखते हैं। जैसे हमने लिए लिखा कॉपर डबल पॉजिटिव, तो ये कैसा होता है, इक्वस होता है, तो कंडीशंस लिखेंगे। फिर छोटे कोष्टक में इसकी सांद्रता भी लिख देंगे, मान लो 0.1 मोलर है, तो ये लिख देंगे। फिर ये प्रावस्था वाली लाइन खींचेंगे, फिर बनाएंगे कॉपर सॉलिड, ठीक। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करेंगे। मान लो जिंक वाला कहा था हमने, तो ये हो गया Zn सॉलिड था, प्रावस्था वाली लाइन, फिर जिंक डबल पॉजिटिव। सपोज किया हमने इसकी मोलरता, ये तो इक्वस है, और इसकी मोलरता है 0.2 मोलर, तो 0.2 मोलर लिख देंगे, और बीच में क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। तो ये आप रिएक्शन बन जाएगा, ये एनोड हो गया, ये कौन सा हो गया, कैथोड हो गया। इस प्रकार से आपका सेल नोटेशन बन जाएगा, क्लियर बात, ठीक है। और यदि कोई अक्रिय इलेक्ट्रोड है, यदि कोई क्या है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है,
तो उसको सबसे बाहर की ओर लिखते हैं। सपोज करें जैसे हमने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली और H पॉजिटिव हो गया, तो ये कैसा हो गया, ये तो है सॉलिड, ये हो गया गैस, ये हो गया एक्वस। तो हमने ऐसे मान लो कोई बना लिया, ठीक। तो ये क्या होगा, सबसे बाहर की ओर आएगा, फिर गैस आ गई, फिर ये आयन आ गया, फिर सॉल्ट ब्रिज हो गया, फिर यहाँ पर कैथोड लिख देंगे, जो भी कैथोड रहा होगा, ठीक है। यदि इसको कैथोड के रूप में ही लिखेंगे तो प्लेटिनम फिर बाहर आएगा, हाइड्रोजन आएगा, H पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर 2 लाइनें आ जाएंगी, यहाँ पर एनोड आ जाएगा, ठीक है। सपोज यदि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो आपका अक्रिय इलेक्ट्रोड है सबसे बाहर रहेगा। एनोड के रूप में लिख रहे हैं तो सबसे बाईं ओर रहेगा, कैथोड के रूप में लिख रहे हैं तो सबसे दाहिने ओर रहेगा। जैसे उदाहरण में एक सेल दिया है, जिंक डबल ZnS, जिंक डबल पॉजिटिव बना, कॉपर डबल पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड बना, ठीक है। तो यदि हम देखें तो यह अभिक्रिया क्या थी, ये था जिंक प्लस में कॉपर डबल पॉजिटिव से बन गया था जिंक डबल पॉजिटिव प्लस में कॉपर। तो ये एक हाफ सेल रिएक्शन हो गई। हाफ सेल रिएक्शन एक क्या हो गई, जिंक से क्या बन गया, जिंक डबल पॉजिटिव बन गया, और एक हाफ सेल रिएक्शन क्या हो गई, ये वाली हो गई, कॉपर डबल पॉजिटिव से क्या बन गया, कॉपर बन गया, तो कॉपर डबल पॉजिटिव से क्या बन गया, कॉपर बन गया, ये अब चेन हो गया। इस प्रकार से हम सेल नोटेशन करते हैं, ठीक है। आई होप बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक ये अभिक्रिया दी गई है, इससे समझ लेते हैं। तो ये रिडॉक्स दिया गया है, तो निकेल किससे रिएक्ट किया, सिल्वर से, तो क्या बन गया, निकेल डबल पॉजिटिव और सिल्वर। तो सबसे पहले हमने हाफ सेल देखा, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये क्या हो रहा है इसमें भाई, इसमें हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। जब ऑक्सीकरण होता है जहाँ पर वो होता है एनोड, तो ये काम कैसा करेगा, एनोड की तरह, और ये काम कैसे करेगा, कैथोड की तरह। कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह। तो एनोड को हम कहाँ लिखते हैं, सबसे बाईं ओर लिखते हैं, तो बाईं ओर एनोड को लिखेंगे, तो ये हो गया निकेल। निकेल कैसा होगा, सॉलिड, प्रावस्था वाली लाइन खींचेंगे, निकेल डबल पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, इक्वस कंडीशन होगी इसकी, और सांद्रता ले लेंगे C1 ले ली, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज वाली लाइन आएगी, फिर क्या आ जाएगा, सिल्वर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव हो गया, इक्वस कंडीशन हो गई, और सांद्रता इसकी ले ली C2, और क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा। ये कैसा रहेगा, सॉलिड, ठीक है। इस प्रकार से ये सेल नोटेशन आपका हो जाएगा। यहाँ मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, निकेल कैसा रहेगा, ठोस में रहेगा, फिर क्या बनेगा, निकेल डबल पॉजिटिव बनेगा, ये कैसा रहेगा, इक्वस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ सांद्रता ले लेना बीच में, फिर सॉल्ट ब्रिज वाली लाइन आ जाएगी, फिर सिल्वर पॉजिटिव आएगा, ये कैसा रहेगा, इक्वस कंडीशन में, ये क्या आ जाएगा, सिल्वर सॉलिड कंडीशन, ठीक। इस प्रकार से इसका सेल नोटेशन हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, कह रहा है एक सेल दिया है तो इससे पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है। तो Mg से क्या हो गया, Mg डबल पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक। तो इसको लिख ले रहे हैं, Mg से क्या बना होगा, Mg डबल पॉजिटिव बना होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। और सिल्वर से क्या सिल्वर पॉजिटिव से क्या बना, सिल्वर, तो सिल्वर पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और क्या बना लिया होगा, सिल्वर बना लिया होगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें करा दिया 2 से गुणा, जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया Mg प्लस में 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू में क्या आ गया, Mg डबल पॉजिटिव प्लस में 2Ag। ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। इस प्रकार से आपसे रेडॉक्स से गैल्वेनिक सेल लिखने को आ सकता है, और गैल्वेनिक सेल नोटेशन दिया होगा उससे रेडॉक्स लिखने को
आ सकती है। तो दोनों तरीके से आपको बन जाना चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है आपको, अपनी टेक्स्ट बुक से जो आपकी किताब है, जो भी आपके पास किताब है, एनसीईआरटी है या कोई अदर पब्लिकेशन वाली किताब है, उसमें आपको ये ढूंढना है कि सेल नोटेशन वाले सवाल कहाँ दिए गए हैं। वो सवाल आपको 2-4 कर लेने हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस वाली सीरीज लेके आएंगे तो हम इनको और डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमने समझ लिया दोनों तरीके से सवाल कैसे बन सकते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल, ठीक है। हमारा क्या है आज का हमारा टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल, ठीक है। दोनों जो हैं, चाहे हम वैद्युत वाहक बल की बात करें या सेल विभव की बात करें, दोनों सुनने में और सामान्य बोलचाल में एक जैसे होते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको एक ही दिया गया होगा, जो भी सेल विभव की परिभाषा दी गई होगी वही वैद्युत वाहक बल की परिभाषा दी गई होगी, बट दोनों एक नहीं, थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच। हाँ, एक जैसे हैं बट एक नहीं है, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रोड है, तो इसमें आपने क्या किया था, एक रॉड डिप की थी, क्या की थी, रॉड। तो यदि ये एनोड की तरह वर्क करता था तो धातु से क्या होते थे, आयन निकल के, पॉजिटिव आयन निकल के कहाँ चले गए थे, विलयन में चले गए थे। इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया था, इस पर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था, विलयन में क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। और हमने दूसरा लिया था, हमने इसमें रॉड फिर डिप की थी, ठीक है, ये कैथोड था। तो इससे क्या हुआ, जो आयंस धातु पर पहुंच गए, जो पॉजिटिव आयंस थे वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के कहाँ पहुंच गए, रॉड पर पहुंच गए। तो रॉड पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और इसमें विलयन में कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था, जिसने विलयन का चार्ज क्या कर लिया था, मेंटेन कर लिया था, चार्ज सेपरेशन कम कर दिया था। तो जब ये यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ था तो एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव बन गया था, एनोड पर क्या बन गया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन गया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ चुके हैं कि जब एनोड क्या करता है, एनोड में जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयनों के रूप में विलयन में जाती है, तो एनोड पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जो एनोड है, जो रॉड है, रॉड और विलयन के बीच विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब हमने इसका मानक रूप निकाला था तो हमने इसको कहा था मानक ऑक्सीडेशन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव कहा था हमने, ठीक है। और अब जब हम अपचयन की बात करते हैं तो वहां भी सेम ऐसी कंडीशन होती है। वहां क्या होता है, विलयन से जो धातु आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रॉड पर इकट्ठे होने लगते हैं। तो वहां भी क्या होता है, एक विभव जन्म होता है, एक विभव जन्म ले लेता है। यहाँ भी क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपचयन विभव या कैथोड का विभव, ठीक है। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों में जो विभव उत्पन्न होता है, कैथोड में जो विभव उत्पन्न होता है और एनोड में जो विभव उत्पन्न होता है, दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों के अंतर को ही सेल विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, ई सेल है, वो क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। यानी कि कैथोड पर जितना विभव उत्पन्न होगा और एनोड पर जितना विभव उत्पन्न होगा, दोनों का अंतर ही क्या है, सेल विभव है। लेकिन ऐसा कब सेल विभव इसको बोलेंगे, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक, तभी इसको क्या बोलेंगे, सेल विभव बोलेंगे, ठीक है। यदि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा यदि प्रवाहित हो रही है तो क्या बोलेंगे, सेल विभव, क्या बोलेंगे, सेल विभव। वो धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इसी को बोलेंगे
विद्युत वाहक बल EMF, ये अंतर है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ भी क्या है, दोनों सेल, जो सेल होगा, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, सेल का EMF या विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विभव मापी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब सेल से धारा नहीं बह रही होती है ना, तब इसका हम निकालते हैं। और इससे क्या, इसको कैसे नाप सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं वोल्ट मीटर द्वारा। इसको कैसे नाप सकते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा भी माप सकते हैं। ठीक, तो बात समझ में आई। सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या है, जो आपका गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जितना विभवांतर है, एक तो आपका एनोड का विभव होगा, कुछ कैथोड का विभव होगा। तो कैथोड वाले विभव से यदि हम एनोड वाला विभव घटा दें तो जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा, वो कहलाएगा सेल विभव। वो कब कहलाएगा सेल विभव, जब सेल से धारा बह रही हो। धारा बह रही हो तो कहलाएगा सेल विभव, और धारा नहीं बह रही हो तो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। यानी कि सिंपल सा बात है, सर्किट कंप्लीट होगा, परिपथ पूरा होगा तो धारा बह रही होगी, जब परिपथ पूरा होगा तो वही कहलाएगा सेल विभव, जब परिपथ पूरा नहीं होगा तो वही कहलाएगा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर बात इतनी? ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैसे निकालते हैं, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, या कहें दाएं वाली साइड से बायां वाला साइड घटा देते हैं, क्योंकि दाहिने साइड पे क्या लिखते हैं हम, कैथोड लिखते हैं नोटेशन में, और बाएं साइड पे क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं। ठीक है, तो दाहिने वाले में से बाएं वाला घटा दें तब भी सही है, कैथोड में से एनोड घटा दें तब भी सही है। ठीक है, और जो ये सब लेंगे, ये सब क्या लेंगे, मानक अपचयन विभव लेंगे। कल भी मैंने बताया था कि मानक ऑक्सीकरण विभव से गणना नहीं करते हैं हम, जो भी गणनाएं करते हैं वो किससे करते हैं, ई नॉट रिडक्शन से करते हैं। किससे करते हैं, मानक अपचयन विभव से करते हैं गणनाएं। ठीक है, मानक ऑक्सीकरण विभव का कोई काम नहीं है। ठीक, तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं। तो ई नॉट, ठीक है, जिंक का मानक अपचयन विभव क्या दिया है, माइनस के 0.76 वोल्ट, और कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना दिया है, 0.34। तो आपको पता है ई सेल निकालना है, आपको क्या निकालना है, ई सेल। तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड क्या है, कॉपर का है, तो कितना हो जाएगा 0.34 माइनस, और एनोड का है ये वाला है, तो हो जाएगा 0.76, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76, तो कितना हो जाएगा, ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर बात? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया, सेल नोटेशन हमने पढ़ लिया, सेल को कैसा लिखा जाए वो हमने सीख लिया, और हमने सेल पोटेंशियल भी सीख लिया, सेल का विभव निकालना भी सीख लिया। 2 बातें आज हमने सीख ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और उसके बाद हम नष्ट समीकरण की ओर चले जाएंगे। ठीक है, नष्ट समीकरण पढ़ेंगे और उसके आधारित वेरियस क्वेश्चंस करेंगे, उस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, साम्य स्थिरांक से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको, गिब्स एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऊष्मा से कैसे रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा एस से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो सब हम डिटेल में इसमें सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।